बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। हमें अकाउंटेबल होना है और हमें कंसिस्टेंसी के साथ में, यानी लगातार काम करते जाना है। कब तक? जब तक हम लोग आरसीएम बिजनेस में डायमंड नहीं बन जाते, या जो हम टारगेट आरसीएम बिजनेस में लेके आए हैं उसका हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आइए इन दोनों बिंदुओं पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लीडरशिप के वैसे तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारे गुण चाहिए लीडरशिप, एक लीडर के अंदर में। जैसे वो विजनरी होना चाहिए, उसके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आग होनी चाहिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, उसका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और उसका होना चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लोक व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए, लोगों को कैसे डील करना है वो कला उसके अंदर में होनी चाहिए। वर्किंग एज पर प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं तय करें और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें, वो एक गुण होना चाहिए आरसीएम बिजनेस के लीडर में। सिस्टम फॉलोअर होना चाहिए, सिस्टम ने जो कह दिया उसको करने वाला होना चाहिए। इन सारे गुणों के साथ में गुण और होना चाहिए, और वो है अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये बहुत, इन सारे गुणों में से इसी गुण को, अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी को कोर में लिया। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसको स्थान मिला वहां पे। तो अकाउंटेबिलिटी की बातचीत करते हैं हम लोग। बीइंग ए लीडर आपको अकाउंटेबल होना है। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? अकाउंटेबिलिटी की जो जब मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा था तो मुझे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ का थीसिस मुझे मिला, मैंने मंगाया उनसे रिक्वेस्ट करके। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ देश के संभवतः पहले पीएचडी होल्डर हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के क्रिटिकल स्टेप्स फॉर सक्सेस, एक उन्होंने एक उसके ऊपर में उन्होंने पीएचडी किया है। तो उनके अकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी क्या है सर? इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर वर्ड्स एंड डीड्स। आप अपने शब्दों की और अपने डीड्स, अपने काम की जिम्मेवारी लें, उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। इट बेसिकली मीन्स बीइंग ए हाई कैरेक्टर पर्सन। इसका बेसिकली मतलब यह है कि एक उच्च चरित्र का, हाई कैरेक्टर का पर्सन बनना, एंड अटैचेस ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ देयर सोशल बिहेवियर, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड वर्क एथिक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो सोशल बिहेवियर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसके वर्क एथिक्स अच्छे हों, और इसके साथ में वन हु डज व्हाट ही सेज एंड थिंक्स बिफोर मेकिंग ए प्रोमिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा आदमी जो अपने प्रोमिस को पूरा करे और सोचने से पहले 1000 बार वो सोचे, लेकिन एक बार उसने अगर कोई बोल दिया, एक बार कुछ अगर उसने कह दिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं पाएगी। तो बीइंग ए डायरेक्ट सेलर, बीइंग ए लीडर, ये गुण हमारे अंदर में हमेशा होना चाहिए कि मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने अगर एक होम मीटिंग दे दी तो फिर दे दी, फिर वो होम मीटिंग होगी। अगर कोई मीटिंग मैंने दे दी, तैयारी कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो होगी, तो वो वाला प्रोमिस की बात है, वो अकाउंटेबिलिटी की बात है। दिस इज ए डिफरेंशिएटर बिटवीन वर्चुअल सक्सेसफुल एंड एक्चुअल सक्सेसफुल पीपल। ये अकाउंटेबिलिटी है ना, ये एक असली कामयाब व्यक्ति और एक वर्चुअल, एक नकली कामयाब व्यक्ति में अंतर पैदा करती है। One who is not true to his words does not survive long in business circles. वो आदमी जो अपने वर्ड्स पे खरा नहीं उतरता है, तो वो बिजनेस सर्कल में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो बाहर हो जाएगा। वैसे तो ये हर बिजनेस पे लागू होती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस पे विशेष रूप से लागू होती है। तो ये स्लाइड को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये है कि आप जो भी प्रोमिस करें, जो भी बातचीत करें, आपने उसको 100% फॉलो करना है। हमने रामायण में वो चौपाई सुनी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वैसा ही एक कमिटमेंट टीम राकेश शर्मा में होना चाहिए कि नहीं, उसको थोड़ा बदलते हैं, उसको ऐसे करते हैं, TRS रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि जो हमने कमिटमेंट कर दिया
तो फिर वो कर दिया, फिर वो पूरा होगा। तो वैसा अगर आप एक व्यक्ति बन जाएंगे ना, उसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको छोटी छोटी चीजों से। तो वैसे अगर आप व्यक्ति बन जाएंगे तो फिर आप आरसीएम के डायमंड बनने की दिशा में बहुत आगे निकल जाएंगे सर। किस चीज के प्रति हमें अकाउंटेबल होना है? अपने वर्ड्स के प्रति, अपने कामों के प्रति अकाउंटेबल होने के साथ में हमें अकाउंटेबल होना है सिस्टम के प्रति। सिस्टम जो हमें कहता है हमने उसको एज इट इज फॉलो करना है। हमें अकाउंटेबल होना है अपलाइन के प्रति। अपलाइन से हमने कोई वायदा किया है, अपलाइन ने जो कहा है, तो हम वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। वी आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स डाउनलाइन, वी आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं, अकाउंटेबल टुवर्ड्स एक्शन। अकाउंटेबल हैं, अगर हमने कोई एक्शन लिया और वो गलत हो गया तो उसकी जिम्मेवारी लेंगे हम लोग, राइट। अब हम आते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर में। कंसिस्टेंसी को हिंदी में हम कहते हैं निरंतरता, लगातार। और ये किसी भी क्षेत्र में कामयाबी की चाबी है। डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े बताते हैं कि 90% लोग पहले साल में छोड़ देते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। सिर्फ 10% लोग स्टे करते हैं किसी भी कंपनी में। तो ये 10% जो लोग स्टे करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कंसिस्टेंसी में विश्वास रखते हैं, जिनको मालूम है कि अगर लगातार करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। कंसिस्टेंसी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हमारे देश की सबसे लंबी जो नदी है ना, वो है गंगा। और गंगा की लंबाई का, या गंगा को हम इतना अच्छा भी मानते हैं। और गंगा इतनी लंबी क्यों जाती? क्योंकि वो रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। गंगोत्री से निकलती है, छोटी सी बूंद की धारा निकलती है, और उस कंसिस्टेंसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे नाले, बहुत सारी दूसरी नदियां उसमें मिलती रहती हैं। और जैसे हमारा टारगेट है डायमंड, तो गंगा का टारगेट क्या है? वो है समुद्र, वहां पे जाना। तो उस कंसिस्टेंसी की वजह से वो अपनी मंजिल को पा लेती है। वैसे ही अगर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है अमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर भी बिल्कुल एक पानी की बूंद से निकलती है और बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए वो भी आखिर में जाके समुद्र में मिल जाती है। बहुत सारे लोग बहुत जोश में आके जिम ज्वाइन करते हैं किसी के डोले सोले देख के, और वो 3 दिन में देखने लग जाते हैं कुछ हो नहीं रहा है, और 3 दिन के बाद में उनके हौसले जो हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको घूमते हुए मिलेंगे। लेकिन बॉडी कौन बनाते हैं, डोले कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार जाते रहते हैं। म्यूजिक सीखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, म्यूजिक स्कूल इसलिए चल रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत कम लोग रख पाते हैं। हर क्षेत्र, बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज द की। जैकमा अमेरिका के सबसे अमीर आदमी है, सॉरी चाइना के। उनका एक सूत्र है कि आप एक बिजनेस चुनो और अपनी पूरी जिंदगी उस बिजनेस पे लगा दो, आप कहीं पहुंच जाओगे। तो इसको इस रूप में बताते हैं कि एक खरगोश पकड़ो, एक खरगोश चुनो और उसके पीछे लगे रहो, तो आप उस खरगोश को पकड़ लोगे। और आप खरगोश बदलते रहोगे तो किसी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे, राइट। सो कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है हमारी? कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब हम काम कर रहे हैं। जैसे हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, तो बीच में कुछ चैलेंजेस आते हैं। सफलता का नियम यह है कि सफलता आपको सीधे रास्ते पे चल के नहीं मिलती। सफलता का रास्ता हमेशा घुमावदार रहता है, उसमें चैलेंजेस रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब वो प्रॉब्लम, इश्यू, चैलेंजेस आते हैं तो आम आदमी हार मान लेता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, आरसीएम में आए या दूसरे किसी भी क्षेत्र में आए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उन प्रॉब्लम्स को हमें किस प्रकार से हमें देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू लुक एट प्रॉब्लम्स। एवरीवन हैज देयर प्रॉब्लम्स। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास में समस्याएं हैं। आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा ना,
आपकी टीम में लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो समस्या आपके अकेले की नहीं है, आपकी सेकंड लेग नहीं चल रही ना, तो आपकी समस्या नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और इसके अलावा भी बहुत जो भी आपकी प्रॉब्लम लग रहा है ना, यार ये मेरी प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो ज्यादा परेशान मत होइए जब प्रॉब्लम आती है, तो ये सोचिए कि दुनिया में हर इंसान के पास में प्रॉब्लम है, तो मेरे पास में भी तो कोई बात नहीं है, मैं भी इससे मुकाबला करूंगा। एवरी प्रॉब्लम हैज ए डेड एंड। हर समस्या का एक डेड एंड है। डेड एंड का मतलब ये है कि एक टाइम के बाद में वो खत्म हो जाएगी। जैसे हर पहाड़ की कितनी भी बड़ी चोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन डेड एंड पे यानी टॉप पे आप पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से हर वैली की भी एक डेड एंड है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो घाटी जो है बहुत नीचे दिखती है, लेकिन वो उसका एक एंड आ जाएगा। जब आप जाओगे ना तो बिल्कुल नीचे आप धरातल पे पहुंच जाओगे। राइट? प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हर चीज का एक एंड है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जिंदगी में जब भी कोई समस्या आएगी ना, वो एक अवसर के साथ में आएगी। जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, उसके बिना सिक्का नहीं बन सकता। उसी प्रकार से हम सब लोगों की जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम जो है किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के साथ में आएगी। लेकिन समस्या क्या है, जैसे मेरे पास में एक कॉइन है, एक सिक्का है, तो यहां से मुझे हेड दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे क्या है मुझे दिखता नहीं है। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि सिक्का जो है हेड और टेल के बिना पूरा नहीं होता है, तो मुझे मालूम है कि इसके पीछे टेल है, मैं इसको इधर करूंगा तो मुझे टेल दिखाई देगा, हेड उधर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आए तो उस समस्या के साथ में अपॉर्चुनिटी है। समस्या छोटी है, अपॉर्चुनिटी छोटी है। समस्या बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। इक्वल पोर्शन में आपके सामने आएंगी। गुलाटी जी, राकेश शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो जींद शहर से ही हैं। और हम सब लोगों ने जब वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे सामने चैलेंजेस आए। हमारी जो अप्लायंस थे, सीनियर अप्लायंस, वो बिजनेस छोड़ के जाते चले गए। तो वो एक प्रॉब्लम तो थी, लेकिन वो प्रॉब्लम के साथ में एक अपॉर्चुनिटी ये लेके आए कि वो हम सब लोगों को सीनियर बनाते चले गए। यानी हम बैठे बैठाए सीनियर बन गए उनके जाने से। छोटा अप्लायंस छोड़ता है, छोटे सीनियर बनते हैं। बड़ा अप्लायंस छोड़ता है, बड़े सीनियर बनते हैं। तो वैसे ही हर प्रॉब्लम की आपको अपॉर्चुनिटी आपको दिखनी चाहिए। वो नजरिया हमने डेवलप करना है सर। और जिनको ये दिखता है तो वो फटे हुए दूध में से चिल्लाते नहीं, रोते नहीं है कि दूध फट गया, दूध फट गया, दूध फट गया। वो उसमें से पनीर निकालते हैं और शानदार पनीर की भुर्जी बना के खाते हैं, सारा परिवार खुश। तो वो डिपेंड करता है कि आप देखते कैसे हैं चीजों को। कोरोना आया, एक प्रॉब्लम तो थी, पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन कोरोना बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया वो दुनिया के लिए। बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या लेके आया कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, पहले कभी नहीं हुए। आज इम्यूनिटी की बात होने लग गई है, आज हेल्थ की बात होने लग गई है, आप अच्छे खान पान की बात होने लग गई है, आज ऑर्गेनिक फूड की बातचीत होने लग गई है, पहले नहीं थी। कब आया? तब कोरोना आया ना, जब एक समस्या आई, तब ये सारी की सारी चीजें होने लग गई है। एवरी प्रॉब्लम्स मेक्स यू बेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी समस्या जो आपकी जिंदगी में आएगी ना, तो वो आपको बेहतर बना के जाइएगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, विली जोली एक राइटर हैं, मेरे बहुत फेवरेट राइटर हैं। इनकी बहुत शानदार किताब है। अगर आपने ये किताब आपके पास में हमेशा रहनी चाहिए। ये किताब अगर आपने पढ़ ली ना सर, आप कभी भी, मतलब कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, आप हार नहीं मानोगे। इस किताब का अंग्रेजी में टाइटल है ए सेटबैक इज ए सेटअप फॉर ए कमबैक। ए सेटबैक इज ए सेटअप फॉर ए कमबैक। जब सेटबैक होगा ना आपकी जिंदगी में, तभी
आप सेटअप हो जाएंगे तभी। और इसको हिंदी में इसका बड़ा अच्छा सार्थक नाम है, संकट सफलता की नींव है। तो आप परेशान मत होइए। कई बार है ना हमारे ग्रुप टूट जाता है, दूसरी कंपनी के लोग लेके चले गए, अपलाइन छोड़ के चला गया, तो परेशान मत होइए। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन अवसर आया आपके सामने। उस एटीट्यूड के साथ में आपने उसको देखना है सर। माइकल जॉर्डन दुनिया के नंबर 1 बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, तो उनके फेवरेट कोटेशन है, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। सबसे ज्यादा गोल किए हैं शायद माइकल जॉर्डन ने, लेकिन माइकल जॉर्डन ये कहे मैं इसलिए सफल हो गया क्योंकि मैं असफल बहुत बार हुआ अपने शुरुआती दिनों में, और वो असफलता में मैंने क्विट नहीं किया, तो इसलिए मैं सफल हो गया। अमिताभ बच्चन साहब की अगर हम कहानी देखते हैं और उनकी पहली कुछ फिल्मों को देखते हैं, पहली 10 फिल्मों को, तो वो एवरेज रही, कोई फ्लॉप रही, कोई एवरेज रही, तो उस प्रकार का उनके साथ में सीन रहा 10 फिल्मों तक। और 10 फिल्मों के बाद में 11वीं फिल्म उनको जंजीर जो है वो हिट मिली, फिर 12वीं हिट मिली, फिर 13वीं हिट मिली, और फिर उसके बाद में वो चलते चले गए। तो ये हम सब लोगों की जिंदगी का भी क्लाइमैक्स अभी आया नहीं है, तो आप घबराइए मत। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, थोड़ा शॉर्ट में लेता हूं मैं चीजों को, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आईक्यू की बात सुनते थे पहले कभी। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट। आप इंटेलिजेंट कितने हैं, इस चीज को बहुत महत्व दिया जाता था, आज से अगर हम लोग 50 साल पहले की बात करें तो। फिर उसके साथ में ईक्यू और जुड़ गया, इमोशनल क्वाड्रेंट। यानी इंटेलिजेंसी के साथ में ना आपका इमोशन पार्ट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस इमोशन आपके पास में है ना, तो वो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई भी बड़ी कंपनी और किसी को हायर करती है, नौकरी पे रखती है, तो इन चीजों का, दोनों चीजों का ध्यान रखती है। और एक तीसरी चीज और आ गई है अभी, वो है AQ, एडवर्सिटी क्वाड्रेंट। एडवर्सिटी मतलब जब एडवर्स सिचुएशन आपके सामने आती है, तो उसमें आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आपका व्यवहार कैसा रहता है, इसको आज के टाइम में बहुत महत्व दिया जाने लगा है। तो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों क्वाड्रेंट के अलावा कि आप एडवर्स सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। और एक्चुअली लीडरशिप की असली परीक्षा वही है। जब सारी चीजें ठीक ठाक चल रही होती है ना, तो फिर तो सब कुछ ही लीडर बन जाता है। जब सिचुएशन ठीक नहीं है ना, उसमें भी आपका एटीट्यूड वही रहता है, आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आपका बिहेव वैसा ही रहता है, तो वो आपकी लीडरशिप की असली पहचान है। हम बातचीत कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, हमने यह डाटा देखा 90% लोग छोड़ देते हैं। तो लोग क्यों छोड़ते हैं, आरसीएम बिजनेस को लोग क्यों छोड़ देते हैं? पिछले 21 सालों को अगर हम लोग देखेंगे इतिहास को, तो सारे लोगों ने काम नहीं किया है, तो उन लोगों ने क्यों छोड़ा और उसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों चीजों पे बात करेंगे। क्यों छोड़ते हैं लोग और उसका सॉल्यूशन क्या है। पहला कारण है अनरियलिस्टिक गोल्स एंड इम्पेशेंस, अवास्तविक लक्ष्य व धैर्य की कमी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति आता है ना, वो अगर 10,000 रुपया महीना कमाता है, तो आते ही उसका टारगेट रखता है कि सर 1.5 लाख रुपया कमाना है। और कब कमाना है? 6 महीने के अंदर कमाना है। पहले कमा रहा है 10,000, अब कमाना है 1.5 लाख। कब कमाना है? 6 महीने के अंदर कमाना है। पहले है बाइक, अब चाहिए होंडा सिटी, और कब चाहिए? 1.5 साल के अंदर चाहिए बस। तो ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट हम लोग बनाते हैं, और बहुत बार माहौल की वजह से हम लोग बना सकते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते तो फिर बंदे को लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ किया नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप गोल बनाएं, उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट टेक्निक पे आधारित आपके गोल होने चाहिए।
एस का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक, स्पष्ट होना चाहिए। एम का मतलब है मेजरेबल, जिसको मापा जा सके। ए का मतलब है अचीवेबल, गोल बड़ा तो हो आपका लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का मतलब है रियलिस्टिक या रिलीवेंट, और टी का मतलब है टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये स्मार्ट की टेक्निक पे आप गोल बना के रखेंगे ना, तो आपके गोल पूरे होंगे और आपके अंदर निराशा नहीं आएगी और आप छोड़ेंगे नहीं। अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट सेलिंग is not a lottery or an easy money scheme, it is a serious business. ये कोई लोटरी वोटरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि भाई तुक्का लग गया तो चल गई बात। तो ये एक सीरियस बिजनेस है, इसके लिए आपको सीखना है, आपको अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, और उसके लिए समय लगेगा थोड़ा सा, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। राइट सर। अब दूसरा जो कारण है वो क्या है? अनएबल टू प्लग इन विद सिस्टम। बहुत सारे लोग अपने दिमाग से काम करते हैं, अपना जोर बहुत लगाते हैं, सिस्टम के साथ काम नहीं करते। तो ये एक प्रॉब्लम है। वो बेसिक्स गई भाड़ में, वो अपने तरीके से लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। अपलाइन कहता है कि यार डायमंड क्लब कर, डायमंड क्लब कर, वो सब कुछ करता है, डायमंड क्लब ही नहीं करता। तो बात कैसे बनेगी सर? नहीं बनेगी। तो आप, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डू नॉट यूज योर माइंड, जस्ट फॉलो द सिस्टम। आप और कहीं धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप अभी धुरंधर नहीं है। जो तो धुरंधर हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उसी में समझदारी है। सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता वही है। फॉलो बेसिक स्कोर एंड कार्डिनल। एक आदमी अगर बिजनेस में जुड़े और जुड़ने के बाद वो बेसिक स्कोर कार्डिनल से जुड़ जाए, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, उसकी सारी अपलाइन छोड़ के चली जाएंगी और वो बेसिक कोर कार्डिनल को नहीं छोड़े, वो इंडिया का सबसे बड़ा अचीवर बन सकता है। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं आपके सामने। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, और जब मैं उनको, बेसिक कोर कार्डिनल टोटल 21 पॉइंट है सर। बेसिक है 6, कोर है 8 और कार्डिनल है 7। आप 21 पॉइंट लिख के टिक कर लो कि आप 21 में से कितने का 100% पालन करते हो। जिस दिन आप पालन करने लग जाएंगे ना, उस दिन पिने छोटी हो जाएंगे आपके सामने। बहुत सिंपल है। तीसरा, अनहेल्दी बिजनेस रिलेशन। ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं है अपलाइन डाउनलाइन से, इस वजह से वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। और एक कोटेशन है कि लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोगों को छोड़ देते हैं, इसलिए बिजनेस छूट जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है सर? केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउनलाइन। आपकी जो डाउनलाइन है, आपके जो एसोसिएट्स हैं, उनके प्रति केयरिंग रहिए। कितना केयरिंग? उतना केयरिंग जैसे हम अपने खुद के बच्चे के प्रति होते हैं। उतनी चिंता जितनी चिंता हम अपने खुद के बच्चे के लिए करते हैं। कितनी परवाह करते हैं हम लोग। जो लोग बच्चों वाले हैं वो सोच के देखिए एक बार आप, और फिर अपने अंदर से पूछिए ईमानदारी से, क्या आप अपने डाउनलाइन के प्रति उतने केयरिंग हैं? सबके प्रति नहीं तो कुछ लोगों के प्रति तो जरूर रहें, जिनको आपने स्पेशली स्पॉन्सर किया है, जिनसे आपने वायदा किया है। तो बस वो एटीट्यूड लेके आना है। बस जो हम अपने बच्चे के प्रति केयरिंग है ना, उसका ध्यान रखते हैं हर चीज का, उतना डाउनलाइन का रखना शुरू कर दे। कोई नहीं छोड़ के जाएगा सर। पैसा तो बहुत सारी जगह मिल जाता है, लेकिन ये प्यार नहीं मिलता। और ये प्यार आपने दे दिया ना, और वो टिका रहा, फिर पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अपलाइन। बहुत सारे लोग डाउनलाइन के साथ में तो फिर भी बना के रखते हैं कि यार ये छोड़ के चला गया ना, काम नहीं चलेगा। उनको लगता है अपलाइन क्या, अपलाइन फालतू बेकार है। तो वो अपलाइन के साथ में पंगा लेते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि यार मैं पंगा लूंगा तो नीचे वाले तैयार बैठे हैं पंगा लेने के लिए, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आपको सर अपलाइन के प्रति कृतज्ञता, जितनी कृतज्ञता आप व्यक्त कर सकते हैं ना सांस सांस में,
वो व्यक्त करनी चाहिए आपको। मेरे जो स्पॉन्सर थे वो मुझे छोड़ के चले गए मतलब वो दूसरी कंपनी में चले गए थे, लेकिन अंदर से जब भी मैं कोई बड़ी अचीवमेंट लेता हूं तो मुझे हमेशा उनका नाम याद आता है और मैं उनके प्रति थैंकफुल रहता हूं, क्योंकि वो अगर यहां इंट्रोड्यूस नहीं करवाते ना तो ये सब कुछ नहीं मिलता। ये क्रेडिट उनको जाता है। सो हमेशा अपलाइन के प्रति उन्होंने माना कि आपको ज्यादा टीम नहीं दी। चैट विद सुरेंद्र वत्स में अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि अपलाइन पहले तो साथ देती थी, आजकल नहीं देती, क्या करूं? अगर आप जिंदगी भर अपलाइन की उंगली पकड़ के चलते रहे ना तो फिर हम दौड़ेंगे कब? दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो अपलाइनों के प्रति बस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए। वो टाइम दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है। टेक इनिशिएटिव एज ए विनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आज आप लेके चले गए ना ये वाला, तो मुझे लग रहा है कि सफल हो जाएगा आज का आपका टाइम जो आपने यहां इन्वेस्ट किया है। ये हर रिलेशन के लिए जरूरी है एक्चुअली। आपके रिलेशन अपने स्पाउस के साथ में, स्पाउस मतलब पति या पत्नी, बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, अगर अच्छे नहीं है, और होता है जब हम लोग, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारी ईगो है, हम हर जगह एक जैसे नहीं रहते। हमारा मूड अच्छा होता है, खराब होता है, कोई बात ऐसी बोल दी खराब मूड में, सामने वाले को मालूम नहीं था कि हमारा मूड खराब है तो वो उसने दिल पे ले ली, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। तो आपने क्या करना है? आपने कर्तव्य करना है, टेक इनिशिएटिव एज ए विनर। आपने एक विजेता की तरह पहल करनी है। शिव खेड़ा जी की एक किताब है जीत आपकी, हिंदी में, तो उस किताब में उन्होंने विजेता और पराजित में डिफरेंस रखा है, तुलना की है कि विजेता कैसे होते हैं और पराजित कैसे होते हैं। तो उन्होंने लिखा है जो पराजित होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, वो हमेशा इंतजार करते हैं, दे बिलीव इन वेट, कि सामने वाला ही करेगा जो करेगा। और जो विनर होते हैं वो क्या करते हैं? दे टेक इनिशिएटिव, वो पहल करते हैं, वो इंतजार नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि यार गलती किसकी थी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना गलती किसकी थी और आपने जज किया कि गलती सामने वाले की थी और आप इंतजार करते हैं कि वो आपको फोन करेगा, वो आपसे माफी मांगेगा, देन यू आर ए लूजर। शिवखेड़ा जी कहते हैं ऐसा। आप एक अपराजित व्यक्ति हैं। आप विजेता कब बन जाएंगे? जब ये बन जाएंगे जब आप ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति अपलाइन है या डाउनलाइन है, वो छोटा भाई है या बड़ा भाई है। आप बस ये देखेंगे कि आपको इस रिश्ते की परवाह है और आप पहल करेंगे। बात अगर नहीं हुई है तो फोन उठा के बात करेंगे। तो ये काम अगर आप करने लग जाएंगे ना सर, मैं गारंटी करता हूं आपकी जिंदगी जो है ना स्वर्ग बन जाएगी। आपके आजू बाजू वाले लोग आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। और नहीं तो घर में 4 लोग है ना, वही लोग आपसे नाराज रहेंगे सबसे ज्यादा, अगर आप मुंह फुला के रहेंगे तो। और मेरा हमेशा इस चीज में विश्वास है कि अगर आप 4-5 लोगों की एक यूनिट को खुश नहीं रख सकते, उसको लीड नहीं कर सकते, तो फिर 40 लोगों को लीड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर हमारी कुछ अच्छी आदतें हैं तो वो घर से डेवलप होनी चाहिए पहले, राइट। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड द पावर एंड विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जो लोग छोड़ते हैं ना वो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को नहीं समझते हैं, आरसीएम बिजनेस की ताकत को नहीं समझते, वो इसलिए छोड़ देते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उनको डाटा दिखाइए थोड़ा सा, WFDSA का डाटा उनको थोड़ा शेयर कीजिए, बताइए कि क्या टर्नओवर है, कौन देश कहां पे कितना कारोबार कर रहा है। तो डाटा की बातचीत करेंगे ना तो लोगों का विजन क्लियर होता है, राइट। 5वां कारण है इनएबिलिटी टू हैंडल पीयर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ जाते हैं कि वो पीयर प्रेशर, समाज का जो दबाव है ना, वो नहीं सहन कर पाते। समाज का दबाव क्या है? ये बेकार काम है, फालतू काम है, इतने दिन हो गए करते हुए, तो कुछ कर नहीं सकता, नालायक है, निकम्मा है। तो वो जो प्रेशर आता है ना, वो प्रेशर वो झेल नहीं पाते।
तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो नकारात्मक लोग हैं ना, जो आपकी टांग खींचते हैं, उनसे दूरी बना के रखिए, थोड़ा उनसे दूर रहिए। लिसन टू टॉप अचीवर्स। जो टॉप अचीवर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, उनको आप सुनिए। डू नॉट टेक इट पर्सनली, वर्क लाइक ए प्रोफेशनल। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको आप पर्सनली अपने दिल पे मत लीजिए, एक प्रोफेशनल की तरह काम कीजिए। हमारे पास में दिन में कितनी सारी कॉल आती हैं, कोई कहता है लोन ले लो, कोई कहता है आप ये दवाई छिड़कवा लो घर में, और कुछ भी, किसी भी चीज के लोन आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे लोग तो आत्महत्या कर लें अगर वो सब बातों को सीरियसली लेने लग जाएं। तो वो 50 को कॉल करते हैं तो एक ढंग का बंदा उनकी बात सुनता है। तो वो उनको मालूम है कि ये प्रोफेशन है, लोग ऐसा बोलेंगे। तो हमारे प्रोफेशन में भी, हमारे काम में भी लोग आपको बोलेंगे, तो आपने उसको पर्सनली नहीं लेना है सर। छठा पॉइंट है अट्रैक्शन ऑफ अदर एमएलएम कंपनीज। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि आरसीएम बिजनेस में दम नहीं है, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट में ठीक नहीं है, अप्लाइन ठीक नहीं है, और दूसरी कंपनियों के अट्रैक्शन की वजह से वो छोड़ देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगती है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप डायरेक्ट सेलिंग की और आरसीएम बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है ना, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस, वाई आरसीएम? 6 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है ना, वो यूनिक प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी जो है वो हाई लेवल की है, और जो रेट है वो लोकल मार्केट वाले हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तीसरा पॉइंट है, हमारे विजनरी फाउंडर हैं टीसी छावड़ा जी, ऐसी सोच का कोई फाउंडर नहीं है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। चौथी है, हमारा एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का, जो हमें रिच बनाता है। पांचवी चीज है, हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत यूनिक है। छठी चीज है कि हमारे पास में यूनिक एजुकेशन सिस्टम नाम का एक अल्टीमेट एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें यूनिक बनाता है। तो वो अगर आपके जहन में रहेगा तो फिर आप दूसरी कंपनियों के लालच में नहीं जाएंगे। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप ब्लिंकर्स लगा लीजिए। घोड़े के जब ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता, उसको बस रोड दिखता और अपनी मंजिल दिखती है, और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आपको भी बस कुछ नहीं दिखे, सिर्फ डायमंड, आरसीएम का डायमंड जाना और सीधे चलते जाएं बस। नो वन इज परफेक्ट। आपको अगर कुछ कमियां लगती है ना, आरसीएम में कुछ कमियां हैं, तो मान के चलिए कुछ ना कुछ कमियां तो हर जगह है नहीं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूं मैं। अगर है ना तो फिर सब जगह ही कमियां है, तो कोई परफेक्ट नहीं है। लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कारण रहता है, लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। तो स्टार्ट पार्ट टाइम, आप कुछ काम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम शुरू कीजिए। द गोल इज नॉट टू बी रिच, द गोल इज टू बी रिच नॉट लुक रिच। हमारा लक्ष्य अमीर दिखना नहीं है, हमारा लक्ष्य है अमीर बनना। तो फालतू की दिखावे की चीजों में बहुत लोग चले जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों में आपको दिखाई देगा, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीद लेते हैं, खरीदवा देते हैं बैंक लोन पे, और फिर बिजनेस में डाउनफॉल आता है और फिर उनकी हालत खराब हो जाती है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस की वैसे खूबी है, हमारे यहाँ पे फालतू के खर्चों में विश्वास नहीं रखा जाता, तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है। इन्वेस्ट 10% ऑफ योर अर्निंग, ये कोठारी साहब का एक टीचिंग रहती है कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 10% आप निवेश कीजिए, तो आपको एक अच्छी अर्निंग धीरे धीरे आपकी बन जाएगी। राइट। आई कांट डू एनी मोर। एक प्रॉब्लम ये रहती है, लोग कहते हैं कि बस सब बहुत हो गया, अब नहीं किया जा सकता, अब इतनी समस्याएं आ गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या है सर? उसका सॉल्यूशन है कंसिस्टेंसी, लगातार काम करते रहना, उसका सॉल्यूशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, तो याद रखना सब संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं।
बहुत सारे लोग हैं ना, थोड़ी सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं, ऐसा लग जाता है कि नहीं बस अब नहीं होगा। वो बिजनेस में भी और रिलेशंस में भी है, वो हर जगह है। तो जब आपको लगे ना कि नहीं अब नहीं, तो सोचना कि सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट। असाधारण लोग साधारण होते हैं, लेकिन उनका नजरिया असाधारण होता है, उनका कमिटमेंट जो है वो असाधारण होता है। तो वी ऑल आर कॉमन पीपल, हम साधारण लोग हैं, लेकिन हमारा असाधारण कमिटमेंट, हमारी प्रतिज्ञा कि डायमंड बनने से पहले नहीं छोड़ना है, ये हमें असाधारण बना देगी। जो लोग हार मानने से इनकार नहीं करते, उन्हें कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। अगर आप ऐसे हैं तो फिर ये बिजनेस आपके लिए बना है, डायमंड की पिन आपके लिए बनी है। When you feel quitting, think about why you started। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप छोड़ने की सोचे ना, तो ये सोचिए आपने शुरू क्यों किया था। इसलिए किया था कि छोड़ दूंगा ऐसे ही नाकाम होकर लौट जाऊंगा, या इसलिए किया था कि यस इतिहास बनाना है, इतिहास रचना है, डायमंड बन के दिखाना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड।